हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पाइन इमिग्रेशन। तो आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं, मेडिकल इनएडमिसिबिलिटी, क्रिमिनल इनएडमिसिबिलिटी एंड इनएडमिसिबिलिटी ड्यू टू मिसरिप्रेजेंटेशन इन कनाडा। एंड वी हैव विद अस डॉक्टर रवि गर्ग, द सीईओ ऑफ पाइन इमिग्रेशन। वेलकम रवि सर। थैंक यू वेरी वेरी मच। सर, आपके इनसाइट्स हमेशा ही हमारी ऑडियंस के लिए बहुत ही वैल्यूएबल होते हैं। एंड जो आज का टॉपिक है स्पेशली वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है एंड वी आर ग्लैड दैट यू आर हियर टू सिंप्लीफाई इट फॉर एवरीवन। या वेलकम। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इनएडमिसिबिलिटी होता क्या है? देखिए, इसको सिंपल ट्रांसलेशन की ज़रूरत है कि जब एडमिशन को डिनाई किया जाए का मतलब जो पर्सन एडमिसिबल नहीं है, जो मान लो कि कनाडा के लॉ में इनएडमिसिबिलिटी वर्ड क्यों यूज़ किया गया है कि कनाडा के में एंट्री उसकी नहीं पॉसिबल या नहीं अलाउड। ओके। तो द पर्सन इज इनएडमिसिबल एंड द कंडीशन इज इनएडमिसिबिलिटी। ओके ओके। एंड इनएडमिसिबिलिटी की जो सिचुएशन है, कब किसी पर्सन को एंटर करने की मनाही है, उसको एंटर नहीं करने दिया जाएगा, क्या क्या सिचुएशंस हैं, क्या क्या हालात हैं, किन किन कंडीशंस में। तो जैसे आपने कहा मेडिकल इनएडमिसिबिलिटी है, क्रिमिनल जो है क्रिमिनलिटी है, वो एक कंडीशन है इनएडमिसिबिलिटी की। तो अलग अलग से ये शर्तें हैं, सिचुएशंस हैं। ओके। तो सर, सबसे पहले मैं बेसिक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि कनाडा में मेडिकल इनएडमिसिबिलिटी होता क्या है और किन केसेस में एप्लीकेंट को मेडिकली इनएडमिसिबल माना जाता है? बिल्कुल, देखिए मेडिकल में जैसे कि क्लियर है कि हेल्थ रीजंस की वजह से जी कुछ कारण, जैसे कि पब्लिक हेल्थ की का रिस्क हो किसी ऐसी बीमारी या कारण से, और दूसरा पब्लिक की सेफ्टी का रिस्क हो, या ओवर बर्डन, ज़्यादा बर्डन फाइनेंशियल पड़ जाए, ऐसी बीमारी हो पर्सन को, कनाडा के हेल्थ केयर सिस्टम पर एक्सेसिव डिमांड हो जाए कि उसकी बीमारी को ट्रीट करने के लिए इतना ज़्यादा खर्चा होगा, इतना ज़्यादा कैनेडियन हेल्थ केयर सिस्टम पर बर्डन होगा कि वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी कनाडा को। तो इन सिचुएशंस में, जैसे कि ये सेफ्टी की बात करते हैं, तो ट्यूबरकुलोसिस है जी, इट इज़ वेरी हाईली कम्युनिकेबल। का मतलब ये कि बहुत तेज़ी से एक दूसरे से फैलती है। तो अगर एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस है तो उसको अंदर नहीं आने दिया जाएगा जब तक कि। लेकिन अच्छी बात यह है कि ट्यूबरकुलोसिस जैसी बीमारी का इस वक्त इलाज संभव है, तो डॉक्टर अच्छी तरह से ट्रीटमेंट करेगा और सर्टिफिकेट देगा कि ये पूरी तरह से ट्रीट हो चुका है और अब एक्टिव नहीं है, का मतलब ये अब ठीक हो चुकी है। ओके। और इसी तरह से सिफिलिस है, HIV है, या कुछ और कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं जो इतनी तेज़ी से फैलती हैं जिसकी वजह से खतरा हो सकता है। और एक्सेसिव डिमांड में जैसे कि HIV है या कुछ क्रॉनिक डिजीजेज हैं, और खतरे में एक मेंटल डिजीजेज भी जिनका कि वायलेंट हिस्ट्री के पेशेंट जो है या पर्सन जो है वो उसको मेंटल डिजीज है और काफ़ी वायलेंट, का मतलब एक बीमारी होती है हाइपरमेनिया, तो वो अटैक तक कर देते हैं और झगड़ा और अटैक और फिजिकल हार्म कर सकते हैं लोगों को। तो उस हालत में, जैसे कि कनाडा में तो इतना नहीं कभी देखा गया, लेकिन USA में तो बहुत, जैसे कि गोलियां चला दी जाती हैं और ये बंदूकें वगैरह जो हैं, आर्म्स जो हैं, उनके लिए लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती, और हाइपरमेनिया के अटैक में वो अंधाधुंध गोलियां चला के लोगों को मार देते हैं। तो ये एक मेंटल डिजीज जो है, सो इन हालातों में, या कुछ और क्रॉनिक डिजीजेज जिनका के वहाँ के हेल्थ केयर सिस्टम पे इलाज करते वक्त बहुत ज़्यादा बर्डन होगा। तो यही सब चीज़ें हैं। लेकिन ख़ास अच्छी बात यह है कि BP शुगर वगैरह जो है, ये आम जो डिजीज़ हैं, ये वो उस तरह की डिजीज़ में नहीं आती हेल्थ रीजन में कि इनकी वजह से बैन हो, ये इनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन केस टू केस डिपेंड करता है कि किस तरह की डिजीज़ हैं। और मुझे याद है एक बार किसी ओल्ड पेरेंट्स ने
जो पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स कैटेगरी में पीआर के लिए अप्लाई किया जी और उनको नीज की प्रॉब्लम थी, चलने फिरने में प्रॉब्लम थी और दर्द था, तो वो उनको इनएडमिसिबिलिटी की लेटर आ गई थी कि वो नहीं पीआर होके जा सकते। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि वो बार बार ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, एक बार नी रिप्लेसमेंट होकर ठीक हो सकती थी, तो लेकिन ये सब जो डिजीज़ की बात हुई है, कई बार हम जब भी इनएडमिसिबिलिटी होती है ज़्यादातर उसके एक्सप्लेनेशन देने का एक मौका दिया जाता है। जी जी तो उसमें या किसी स्पेशलिस्ट से लेटर्स द्वारा उनकी पूरी डिटेल में एक्सप्लेनेशंस, और ऑफ कोर्स कई बार कोर्ट वगैरह से भी इन चीज़ों की वापसी, जो इनएडमिसिबिलिटी जो उनको डिक्लेयर कर दी जाती है एम्बेसी की, आईआरसीसी की तरफ से, उसकी जो है डिसीजन वापस किया जा सकता है। ओके सर, क्रिमिनल इनएडमिसिबिलिटी सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक्स में से एक है। बिल्कुल। तो मैं पूछना चाहूंगी कि ऐसे कौन से क्राइम्स है जो कनाडा की एंट्री को ब्लॉक करते हैं? देखिए, वो क्राइम जिसकी सजा 10 साल तक की मैक्सिमम हो, चाहे कनाडा में किया गया हो, चाहे कनाडा से बाहर इंडिया या किसी भी कंट्री में किया गया हो, और उसके लिए दोषी मान लिया गया हो क्रिमिनल को, या वो क्राइम जिसकी सजा कितनी भी पॉसिबल हो लेकिन उसको दोषी मानकर 6 महीने की सजा दे दी गई हो। ओके इन हालातों में जो क्रिमिनल है वो इनएडमिसिबल हो जाता है। कुछ और भी ऐसे हैं क्राइम्स जिनमें कि दोषी जो है उसको फिर इनएडमिसिबल हो जाता है। इसमें देखिए खास तौर पे जो है DUI जैसे है, ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस है, उसमें असॉल्ट फ्रॉड के केसेस हैं, ड्रग के केसेस हैं, ये कॉमनली जो है सेक्सुअल असॉल्ट खास तौर पे जो है वो, और ये जो ड्रग्स वगैरह जो नशे की चीज़ें बेचना है, इनको खास तौर पे ज़्यादा क्रिमिनल हाई कैटेगरी में मानकर इसमें फिर इनएडमिसिबल किया जाता है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि अगेन के अगर ये क्रिमिनल इनएडमिसिबिलिटी हो गई और इवन सजा भी होगी, इट डजंट मीन कि वो हमेशा के लिए इनएडमिसिबल हो गया। देयर आर वेज टू कम आउट ऑफ इट। का मतलब ये कि जैसे कि डीम्ड रिहेबिलिटेशन है, डीम्ड रिहेबिलिटेशन में अगर पर्सन को सजा हुए, दोषी माने हुए 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं और उसकी सजा पूरी हो चुकी है, तो वो इट मीन्स कि ऑटोमेटिक उसकी जो वो क्रिमिनलिटी है जी वो या इनएडमिसिबिलिटी वो खत्म हो चुकी है। ओके दूसरा जो है वो इंडिविजुअल इनएडमिसिबिलिटी है। उसमें अगर सजा को खत्म हुए 5 साल हो चुके हैं तो आईआरसीसी को इंडिविजुअली स्पेशल एप्लीकेशन देनी होगी कि क्रिमिनल ये कहेगा कि मेरी सजा को खत्म हुए, पूरे हुए 5 साल हो चुके हैं, तो आईआरसीसी ये देखेगी उसके चाल चलन को और तरह के ये सब क्रिमिनल बैकग्राउंड को देखते हुए कि वो लो रिस्क है, हाई रिस्क नहीं है, ओके तो उसको इसकी इनएडमिसिबिलिटी खत्म हो जाएगी। तीसरा जो है वो है रिकॉर्ड सस्पेंशन। एक वे होता है कि अपनी होम कंट्री से रिकॉर्ड जो है क्रिमिनल रिकॉर्ड को सस्पेंड करवाने का। सो ये इन हालातों में जो क्रिमिनल्स जो हैं वो फिर भी एडमिसिबल हो सकते हैं, का मतलब इनएडमिसिबिलिटी उनकी खत्म हो सकती है और वो कनाडा जा सकते हैं। ओके सर, इमिग्रेशन में एक वर्ड बहुत यूज होता है, मिस रिप्रेजेंटेशन। तो इसका मतलब क्या है सर? देखिए, मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब मिस रिप्रेजेंट करने का मतलब ये है कि गलत इंफॉर्मेशन दी, झूठी इंफॉर्मेशन या फेक डॉक्यूमेंट्स लगाए गए, कुछ ऐसा गलत किया गया जिसकी वजह से आईआरसीसी जो है वो गलत फैसला कर सकती थी। गलत का मतलब डिफरेंट डिसीजन कर सकती थी अगर उन्हें पता ना लगता कि ये गलती या ये जो मिस रिप्रेजेंटेशन जो की गई है, गड़बड़ जो की गई है, अगर उसका ना पता चलता तो मान लो कि एम्बेसी जो है वीजा दे देती। जी तो ऐसी गड़बड़ी जो है, मिस रिप्रेजेंटेशन जो है,
उसके लिए जो है फिर वो उसमें इनएडमिसिबिलिटी में आ जाएगा, ओके जिसका कि बहुत ही बड़ा सजा है। और वो है कि पहले कुछ साल पहले 2 साल हुआ करती थी, अभी 5 साल के लिए बैन कर दिया जाता है ओके कि वो जो एप्लीकेंट है जिसने गलत इंफॉर्मेशन दी है या झूठे डॉक्यूमेंट दिए हैं, वो फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट दिए हैं, वो 5 साल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और Okay. ये जो मिस रिप्रेजेंटेशन की इनएडमिसिबिलिटी है, ये हमारी इमिग्रेशन फील्ड में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले, देखे जाने वाली केसेस हैं। जैसे हमने बात की मेडिकल इनएडमिसिबिलिटी है, क्रिमिनल इनएडमिसिबिलिटी है, ये कम कभी कभी देखने में आते हैं, लेकिन फ्रॉड ये के बहुत आम है। तो जैसे आपने अभी मेंशन किया कि 5 साल का बैन लग जाता है कनाडा के लिए, बिल्कुल। तो ये तो बहुत लंबा टाइम है सर। बिल्कुल। तो क्या इस बैन को ओवरटर्न या चैलेंज किया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए जब भी इनएडमिसिबल माना जाता है, आईआरसीसी द्वारा डिक्लेयर किया जाता है, तो उन्हें ज़्यादातर जो है एक प्रोसीजरल फेयरनेस लेटर जो है पीएफएल इशू की जाती है, Okay. जिसमें उन्हें बताया जाता है कि हमें ये चीज़ देखी, जैसे कि फॉर एग्जांपल के किसी एप्लीकेंट ने एजुकेशन के डॉक्यूमेंट लगाए या मेंशन की, जो कि एम्बेसी ने वेरीफाई की और वो देखा कि उसने जेन्युइनली नहीं स्टडी की है। इसी तरह से किसी जगह का एक्सपीरियंस लेटर सबमिट किया अपनी फाइल के साथ, और एम्बेसी ने कॉल की एम्प्लॉयर को और उन्हें ये लगा कि उसने जेन्युइनली वहाँ पर जॉब नहीं की है, या कि बहुत ज़्यादा हमारे पास केसेस ऐसे आते हैं कि उसमें एप्लीकेशन फॉर्म में ये पूछा गया होता है कि क्या आपकी एप्लीकेशन कभी भी किसी भी कंट्री के लिए रिफ्यूज की गई है, तो एप्लीकेंट भूल जाते हैं या जो भी कारण से नो लिख देते हैं कि कभी रिफ्यूज नहीं की गई, और एम्बेसी को पता लग जाता है। खासतौर पे यूएसए और कनाडा का जो है वो एक डाटा शेयरिंग एग्रीमेंट है, जिसकी वजह से उन्हें एक दूसरी की सारी इंफॉर्मेशन पता होती है, और क्लाइंट्स को ये नहीं पता होता, और अक्सर वो यूएसए की रिफ्यूजल के बारे में नो लिख देते हैं कि क्या आपकी एप्लीकेशन कभी रिफ्यूज हुई है, तो नो, जबकि उनकी यूएसए की एप्लीकेशन ऑलरेडी रिफ्यूज हो चुकी होती है, तो वो 5 ईयर का बैन लगेगा। ओके सो ज़्यादातर 10 डेज उनको दिए जाते हैं प्रोसीजरल फेयरनेस लेटर में कि आप 10 डेज के अंदर एक्सप्लेन करो या प्रूव करो कि हमारी ये फाइंडिंग जो हमें पता लगी है वो गलत है, अदरवाइज आपको 5 साल के लिए इनएडमिसिबल कर दिया जाएगा। सो मुझे याद है कि एक बार एक क्लाइंट ऐसे आए थे जिन्होंने इसी तरह से उसमें फॉर्म में नो लिख दिया था, लेकिन एक एसओपी जो अपनी फाइल में लगाई थी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एक लेटर जो लगाई थी, उसमें उन्होंने मेंशन किया था कि मेरा जो है यूएसए से पहले रिफ्यूज हो चुका है, और ऐसे ऐसे करके और बातें लिखी। तो उसमें वो हमारे पास केस को रिप्रेजेंट करवाने के लिए आए थे, तो हमने फिर वो मेंशन किया था कि ऐसी मेरी कोई मेल इंटेंशन नहीं थी, इट वाज क्लरिकल एरर, मिस्टेक हो गई गलती से, अदरवाइज क्योंकि हमने एसओपी में मेंशन किया है हमारी मेल इंटेंशन नहीं है, तो वो उसको इनएडमिसिबल की पीएफएल आई थी, और विद इन 10 डेज रिप्लाई हमने किया, और उसका वो इनएडमिसिबिलिटी नहीं लगी। ओके सो इसी तरह से उनके पास ज़्यादातर केसेस में प्रोसीजरल फेयरनेस लेटर जो है विद इन टाइम उसका जवाब दिया जाए, ठीक तरह से जवाब, डॉक्यूमेंटेशन, ऐसे प्रूफ जो ये प्रूव करें कि उन्हें गलती लगी है एम्बेसी को, ओके तो वो इनएडमिसिबिलिटी नहीं होगी। या आईआरसीसी को गलती लग भी जाए और इनएडमिसिबल कर भी दे, प्रोसीजरल फेयरनेस लेटर के जवाब के बावजूद इनएडमिसिबल कर दे एप्लीकेंट को, तो उनके पास एक तरीका है जुडिशियल रिव्यू का, कि कनाडा की फेडरल कोर्ट में वो जुडिशियल रिव्यू डाल सकते हैं कि ये फैसला आईआरसीसी ने गलत किया है। तो उसमें कोर्ट जो है वो सारा जो है वो हियरिंग होती है प्रॉपर, टाइम ज़्यादा लगता है, उनकी 2 स्टेजेस होती हैं। पहले जो है
केस को एडमिट किया जाता है, लिया जाता है। कई बार कोर्ट लेती है केस, कई बार नहीं लेती। ओके। और लेने के बाद फिर हियरिंग शुरू होती है। तो ऐसे जो जुडिशियल रिव्यू में फिर अगेन डिपेंड करता है कि कितना जेन्युइन जो एप्लीकेंट की डिटेल है, अगर वो जेन्युइन है, सही है, तो उसकी इनएडमिसिबिलिटी डेफिनेटली वो खत्म हो सकती है। सर, जैसे कि आपने बताया कि क्रिमिनल इनएडमिसिबिलिटी या मिसरिप्रेजेंटेशन के सॉल्यूशंस हैं, तो क्या सर मेडिकल इनएडमिसिबिलिटी की भी कोई ऐसा सॉल्यूशन है सर? बिल्कुल है। उसमें जो है मिटिगेशन प्लान है और कॉस्ट एनालिसिस रिपोर्ट है, और एक स्पेशलिस्ट जो बीमारी हो उसके टॉप स्पेशलिस्ट के द्वारा उसकी सारी डिटेल्स मेंशन करवाना, और ये प्रूव करना कि ये जो बीमारी है वो कैनेडियन हेल्थ केयर सिस्टम पे एक्सेसिव डिमांड क्रिएट नहीं करेगी। तो ये जो है उसका कॉम्बैट करने का तरीका का मतलब कि प्रूव करना कि ऐसा जो है इनएडमिसिबिलिटी में ये फिट नहीं होता। इन तरीकों से ऑफ कोर्स जो है जो रिप्रेजेंट हम करते हैं, CICC मेंबर्स हैं, लायर्स हैं, और वो सारे उनके वी गिव देम ऑल दोज काइंड ऑफ सॉल्यूशंस के जिनकी भी पॉसिबिलिटी है उन्हें इनएडमिसिबल होने से रोका जा सके। तो सर, अगर कोई जानना चाहे इन चीज़ों के बारे में लाइक और डिटेल में, तो क्या ये सब इंफॉर्मेशन कहीं मेंशन भी है सर? बिल्कुल। कनाडा का जो IRPA इमिग्रेशन रिफ्यूजी प्रोटेक्शन एक्ट, उसमें सेक्शन वाइज ये जो है मेंशन्ड है। जैसे सेक्शन 34 सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इनएडमिसिबिलिटी है, 35 जो है ह्यूमन एंड इंटरनेशनल राइट्स एंड सैंक्शंस की वजह से है, सेक्शन 36 जो है सीरियस क्रिमिनलिटी की वजह से है, 37 ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनलिटी की वजह से, और भी ज़्यादा गैंग टाइप की बहुत हाई लेवल क्रिमिनलिटीज़ जो हैं वो इसमें मानी जाती हैं। और जैसे आपने बात की थी 38 सेक्शन जो है वो हेल्थ ग्राउंड्स की वजह से है, वो मेडिकल इनएडमिसिबिलिटी से रिलेटेड जो सब डिटेल में देखा जा सकता है 38, और इवन के इंटरनेट पे IRPA इमिग्रेशन एंड रिफ्यूजी प्रोटेक्शन एक्ट लिख के उस पर वो इंटरनेट पे देखा जा सकता है। सेक्शन 39 फाइनेंशियल रीजंस की वजह से, क्योंकि जितने भी PR जो क्लाइंट जो जाते हैं उनको एक कंडीशन होती है कि इतना अमाउंट उन्हें चाहिए कनाडा में साथ लेके जाना है, ताकि वहाँ कुछ टाइम अगर उनको सेटलमेंट ना हो तो उनके पास सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज हों खाने पीने रहने के लिए। तो वो अगर उतने पैसे उनके पास नहीं है, नहीं लेके जाते, तो वो फाइनेंशियल रीजंस की वजह से इनएडमिसिबल हो जाते हैं कि आपके पास क्योंकि सफिशिएंट मनी नहीं है, इसलिए आप नहीं आ सकते। सेक्शन 40 जो है हमने बात की थी मिस रिप्रेजेंटेशन की, उसकी वजह से जो इनएडमिसिबिलिटी। सेक्शन 41 नॉन कंप्लायंस विद IRPA इमिग्रेशन रिफ्यूजी प्रोटेक्शन एक्ट में अगर कोई बात लिखी है उसको नहीं माना जाता और IRCC ये कंफर्म करती है तो सेक्शन 41 में इनएडमिसिबल। 42 एक बहुत खास सेक्शन है, इनएडमिसिबल फैमिली मेंबर। कि अगर किसी का फैमिली मेंबर, फैमिली में किसे माना जाता है, हस्बैंड, वाइफ और बच्चे, उसमें ब्रदर सिस्टर, पेरेंट्स को फैमिली में नहीं माना जाता एक्ट के जो कानून में, कनाडा के कानून में। सो अगर फैमिली मेंबर का मतलब स्पाउस का मतलब हस्बैंड या वाइफ या बच्चे अगर इनएडमिसिबल हैं, तो अगर ये फैमिली मेंबर इनएडमिसिबल है तो जो एप्लीकेंट है वो भी इनएडमिसिबल हो जाएगा। तो मुझे याद है कि एक वहाँ पर कनाडा में स्टूडेंट थी, उसने जब उसने स्पाउस जो है वो वीज़ा अप्लाई किया अपने स्पाउस का इंडिया से, तो इंडिया से जो स्पाउस वीज़ा जिसने एप्लीकेंट ने लगाया स्पाउस ने, उसकी फाइल में हालांकि कुछ गलत डॉक्यूमेंट नहीं था, लेकिन वीज़ा ऑफिसर ने ये एक क्लॉज लिख के उसे बैन कर दिया, इनएडमिसिबल कर दिया कि आप, मुझे ये लगता है कि आपने ये शादी सिर्फ कनाडा आने के लिए की है, तो ये मैं इनएडमिसिबल जो है, क्योंकि आपकी गलत नियत है।
तो इनएडमिसिबल उसे कर दिया गया था। तो जब स्टूडेंट पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट पे सब कंडीशंस पूरी करके जब पीआर के लिए अप्लाई किया, जी तो एम्बेसी ने बोला कि आपके जो स्पाउस है, हस्बैंड है, वो इनएडमिसिबल थे और अभी वो 5 साल का टाइम पूरा नहीं हुआ है, इसलिए आपको भी पीआर नहीं दी जाएगी, आप अभी इनएडमिसिबल हो बिकॉज ऑफ दिस क्लॉज सेक्शन 42 इनएडमिसिबल फैमिली मेंबर की वजह से। ओके तो ये जो सारे सेक्शंस जो हैं अलग अलग ऑफ कोर्स इंटरनेट पे काफ़ी डिटेल में देखी जा सकती है। वेल सर, आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था, बट थैंक यू सो मच फॉर ब्रेकिंग इट डाउन इन सच अ सिंपल लैंग्वेज। क्योंकि ये जो तीनों चीज़ें हैं, लाइक हमने बात की, मेडिकल इश्यूज आते हैं, जो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स होते हैं या मिस रिप्रेजेंटेशन होती है, बिल्कुल। तो ये एप्लीकेंट्स के लिए बहुत ही स्ट्रेसफुल चीज़ें हैं सर। बट वी आर ग्लैड दैट यू आर हेयर कि, एंड आपने इतनी क्लैरिटी से बताया कि राइट गाइडेंस के साथ सबके सोल्यूशंस होते हैं। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन सर। मोस्ट वेलकम। एंड टू आवर ऑडियंस, अगर इन टॉपिक से रिलेटेड आपके माइंड में और भी क्वेश्चंस हैं या कंसर्न्स हैं, देन फील फ्री टू रीच पायन इमिग्रेशन। तो हम फिर मिलेंगे अगले ऐसे ही इंफॉर्मेटिव डिस्कशन के साथ। तब तक बने रहें पायन इमिग्रेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।